हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास है, वो हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना देखो लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है। ऑनलाइन जो पहल एकेडमी का जो ऑनलाइन ऐप है उस पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ स्पेसिफिक प्रीलिम्स बेस्ड जो आगे आने वाला प्री है उसको ध्यान में रखते हुए फुल सिलेबस आपका कवर हो रहा है, और वो उसकी जो फीस है वो है मात्र 5,000 रुपये। तो अगर आपको प्रीलिम्स बैच है वो ज्वाइन करना है तो आप पहल एकेडमी पे जो अपना ऐप है उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सा INS तारागिरी का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था? ये पूछा है, INS तारागिरी है, ये क्या है? निम्न में से सबसे अच्छा वर्णन क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस पैटर्न के जो सवाल है वो आपके UPSC जो प्रीलिम्स है उसमें भी पूछे जाते हैं, और यहाँ भी ऐसे सवाल कभी भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, INS तारागिरी है, उसका सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में है, क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, ये युद्धपोत है, या परमाणु संचालित पनडुब्बी है, टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत है, परमाणु संचालित विमान वाहक पोत है। तो ये है अपना स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, यानी युद्ध पोत है INS तारागिरी। ये याद रखना है हमको कि INS तारागिरी क्या है? युद्ध पोत है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उसने इसको तैयार किया है। को रक्षा मंत्रालय के अधीन है ये जो प्रोजेक्ट 17A चल रहा है दोस्तों। इसके तीसरे जो स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, युद्धपोत है तारागिरी, इसको लॉन्च किया है। अब आपको बोल दे कि जो प्रोजेक्ट 17 है उसका संबंध निम्न में से क्या है? तो जो ये स्टील्थ फ्रिगेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से युक्त जो जहाज या जो युद्धपोत बनाए जा रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट 17 है इसके तहत बन रहे हैं। उसमें 2 ऑलरेडी बन चुकी हैं, तीसरा अपना जो ये तारागिरी है उसी सीरीज का तीसरा जहाज है। ठीक है, अब स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं? जैसे जटिल फ्रंटलाइन जहाज के स्वदेशी निर्माण ने देश को जहाज निर्माण क्षेत्र में एक उच्च पायदान पर पहुंचा दिया है। तो इस स्टील्थ फ्रिगेट से युक्त जो जहाज है वो अपना जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत हम जहाज बना रहे हैं। टोटल 17 बनाएंगे। तीसरा अपना है जो INS तारागिरी, उसका निर्माण हो गया है, वो सौंप दिया गया है। और ये बना कौन रहा है ये भी आ सकता है, तो इनका निर्माण हो रहा है मझगांव डॉक शिप लिमिटेड है, वो इन जो जहाज है इनका निर्माण कर रही है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम सब ने देखा पिछले दिनों 10 जनवरी, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। आपको ये सारे डेज हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो हमने बनाया 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर, पर अगर 10 जनवरी की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो अपना होगा 14 सितंबर। अब कब से इसको मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, वो हम देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था 1949 में। तो 14 सितंबर को 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के रूप में जो कानून बना उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये जो पारित हुआ था कानून, जिसको लागू किया गया था, ये बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी, ये 14 सितंबर 1949 को बना था। इस वजह से इस दिन की याद में क्या किया, हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो हिंदी है उसका उल्लेख किया गया है हिंदी को राजभाषा के रूप में? तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा हिंदी है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई।
1960 के दशक में गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी कई हिंसक झड़पों के बाद देश की संसद ने एक राष्ट्रभाषा जो भाषा के विचार को भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा त्याग दिया। पिछली जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 43% लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों और कौन से संविधान के कौन से भाग है जिसमें इसका उल्लेख अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्या है, किशोर सागर कहाँ है, ये एक बांध है, कहाँ है, तो कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या जोधपुर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोटा में। प्रदेश में पर्यटन के विकास और पर्यटकों के आकर्षण के लिए कोटा जिले के किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, पर्यटन विभाग जल्दी ही यहाँ बोट विद रेस्टोरेंट है उसका शुभारंभ भी करने जा रही है। तो कोटा में जो ये किशोर सागर बांध है ये फिलहाल चर्चा में रहा, तो आपको बताना चाहिए किशोर सागर बांध है वो कहाँ स्थित है। आपका जो पर्यटन वाला टॉपिक है वो दोस्तों जैसे प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखोगे उसमें भी है और मेंस का सिलेबस देखोगे उसमें भी है। तो अगर सिंपल सा सवाल आएगा आपका कि किशोर सागर बांध ये यहाँ तो सर्वे में इनका रहता है किशोर सागर यहाँ तो सर्वे में इनका उल्लेख रहता है। किशोर सागर कहाँ है, कोटा में। या ऐसी कोई चीज़ जैसे राज्य सरकार है, अब कोटा के जो किशोर सागर बांध है उसमें अगर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट करेगी या कुछ ऐसा करेगी कि ताकि जो टूरिज्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, तो ये चर्चा में आ गया। तो ये आपके प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो आप इन पर विशेष फोकस रखा करो। अगला क्या है, राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 की शुरुआत निम्न में कहाँ से की जाएगी। ये कहा है कि विशेष योग्यजन है उनको राहत, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको तत्काल सुना जाए। इसके लिए स्टार्ट करिए राज्य सरकार विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार अभियान जो मिशन तहसील 392। इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आ सकता है। तो नोखा बीकानेर में, बड़ला जोधपुर में, नावा में या नीवाई में। इसका राइट आंसर है दोस्तों नोखा बीकानेर। इसके तहत विशेष योग्यजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण के साथ ही उन्हें राज्य की जो विशेष कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित उनको किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब से होगी, 27 सितंबर से नोखा जो बीकानेर है उससे मिशन जो तहसील 392 उसकी स्टार्ट होगी, जिसके तहत जितनी भी राजस्थान में ये तहसील है हर तहसील में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार है वो अभियान शुरू किया जाएगा। हाल ही में अगला सवाल क्या है, हाल ही में शुरू किए गए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कब तक भारत है वहाँ टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा। तो लक्ष्य कब तक का रखा है अभी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किस सन तक, किस सत्र तक, किस वर्ष तक हम भारत को पूरी तरह से टीबी है उसे मुक्त कर देंगे। ठीक है, तो 2030 तक, 2025, 35 या 2023। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों 2025। 2025 तक जो ये पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान है इसके तहत पूरे भारत से टीबी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या है टीबी, ये देखते हैं। यह रोग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। आप क्या आएगा, टीबी निम्न में से रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जो भी होगा, प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक का एक जीवाणु है, उससे ये टीबी होता है। यह रोकथाम योग्य भी है और समय पर अगर उपचार कर दिया जाए तो ये एक संचारी रोग है, इसका उपचार भी हम कर सकते हैं। पूरे विश्व में 26% से अधिक जो टीबी के रोगी हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो जो अपना SDG इंडेक्स है जिसमें ये कहा गया है कि पूरे भारत में एक स्वस्थ भारत का निर्माण या स्वस्थता की तरफ सरकार अपना कदम उठाएगी, उसी के संदर्भ में ये कहा है कि भारत में 2025 तक इस अभियान के तहत पूरी तरीके से टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, पाथ फाउंडेशन के गैलरी टेस्ट का संबंध निम्न में किस बीमारी के निदान से संबंधित है। आपके सिंपल सा सवाल आएगा कि गैलरी, ये पाथ फाउंडेशन है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, तो गैलरी टेस्ट है उसका संबंध निम्न में से किससे है। तो HIV एड्स के निवारण से संबंधित, कैंसर, टीबी या मलेरिया। ये है
कैंसर से का इलाज है गैलरी टेस्ट। जो पाथफाउंडर के इस टेस्ट से रक्त जांच के माध्यम से बगैर लक्षण वाले कैंसर है उसका भी पता चल सकता है। भविष्य में यह शोध कैंसर के निदान में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमें जनरली ये रहता है कैंसर होने के बाद या 1-2 स्टेज के बाद हमको जनरली पता चलता है, पर इस गैलरी टेस्ट से अगर हम रक्त जांच करवाएंगे तो उसमें भी हमको पता चल जाएगा कि बॉडी लग में ये इस तरीके के कोई लक्षण है, तो वो बिना कोई हमें ये लक्षण बाहर दिखे भी और ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी हमको पता चल जाएगा। तो याद रखना गैलरी टेस्ट है उसका संबंध है कैंसर के निदान से संबंधित। निम्न में से कौन भारत के नए महान्यायवादी होंगे? अभी अपॉइंटमेंट होगा तो वो मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, अखिल कुरैशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा जो मुकुल रोहतगी साहब है, ये भारत की जो नए हैं अपॉइंटमेंट होगा उनका महान्यायवादी होंगे। अब इनका उल्लेख को संविधान के कौन से भाग में किया गया है वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76, याद रखना जो संविधान का अनुच्छेद है 76 उसमें भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। पॉलिटी कोई भी चीज़ पढ़ो उसकी पॉलिटी को पढ़ने की आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि मान लो अब सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश अपॉइंटमेंट हो रहा है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का या अन्य न्यायाधीश है उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, भारत के चीफ जस्टिस उसका निर्वाचन आयुक्त है उनका या राज्यपाल महोदय उनकी नियुक्ति हो रही है, तो हमको खाली ये नहीं पढ़ना कि इनकी नियुक्ति हो रही है, ये फला फला आदमी इन पर नियुक्त हो रहा है, ये देखना है कि संविधान के तहत इनके जो पद हैं उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, कौन से भाग में इनका उल्लेख है या कौन से अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान किया गया है, या ये देखना है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस पद के लिए, है ना। इनको निलंबन किन आधारों पे किया जा सकता है, बर्खास्तगी के क्या आधार है, इनके नियुक्त करने का आधार क्या होना चाहिए, कौन इनकी नियुक्ति करता है, ये सब बैकग्राउंड पॉलिटी में आपको पता होगा ना। एक बार अगर देख लिया आपने तो फिर धीरे धीरे आपकी पॉलिटी अपने आप कवर हो जाएगी। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 76 में, याद रखना 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। महान्यायवादी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। संविधान द्वारा कार्यकाल इनका तय नहीं है कि कितने साल के लिए महान्यायवादी पद है, 2 साल 3 साल के लिए किया जाएगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। तो आपको पता चल गया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार है। उनकी सलाह पर कौन? राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रसाद पर्यंत ये अपना पद काल धारण करते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जो पद है उनका उल्लेख किया गया है और ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। एक लाइन ये भी आ जाए आपके कि कथन एक के महान्यायवादी है वो संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है, तो बिल्कुल राइट है, संघ की कार्यकारिणी है क्योंकि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तो उनका एक अंग होता है। अगला सवाल क्या है? नागोर्नो काराबाख, ये आपको दे रखा है ना स्थान, याद रखना आपके सिलेबस में जब आप देखोगे तो महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो ध्यान में रखना है। तो ये अभी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है। निम्न में किन देशों के बीच स्थित है? रूस यूक्रेन के बीच, आर्मेनिया अजरबैजान, इजराइल फिलिस्तीन, ईरान या इराक। तो इसका राइट आंसर है आर्मेनिया अजरबैजान। अभी जो नागोर्नो काराबाख जो विवादित क्षेत्र है इस पे बहुत सालों से चल रही है आर्मेनिया और जो ये है अजरबैजान, इनके बीच सीमा विवाद चल रहा है। किस तरीके का वो देखते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर दशकों से संघर्ष जारी है। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में बहुत सालों से इसको जो नागोर्नो क्षेत्र है, इस काराबाख क्षेत्र है, इसको लेकर संघर्ष है। ये मूलतः जो अजरबैजान का हिस्सा है फिलहाल, लेकिन है ये क्षेत्र अजरबैजान का, पर फिलहाल इन पर अधिकार है वो किसका है? आर्मेनिया का। ठीक है, आर्मेनिया के नियंत्रण में है। 2020 में वे भयंकर संघर्ष को किसकी मध्यस्थता से दोस्तों? रूस की मध्यस्थता से खत्म कर दिया गया था, पर वर्तमान में आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो अब ये ऐसे पॉइंट है, ऐसे स्थल है जो बहुत विवादित क्षेत्र हैं, ठीक है। इनमें आपको एक तो ये देखना है कि इनका
किन किन के बीच लड़ाई हो रही है, उनके जो मूलतः जो विवाद हो रहा है उसकी वजह क्या है, वर्तमान में ये क्षेत्र किन के अधिकार क्षेत्र में है, और इसके बाद भी अगर इनमें कोई तरीके का संधि या समझौता हो रहा है तो या तो वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके मध्यस्थता से हो रहा है या फिर किस देश की मध्यस्थता से हो रहा है। ये आपके प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन निम्न में से कब किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह बनाएंगे 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 7 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह उसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन होगा। इस दौरान स्कूली जो बच्चों सहित आमजन है उसमें वन्य जीवों से संबंधित जिज्ञासा बढ़ाने और उन बढ़ाने से संबंधित जो रोचक गतिविधियां उनका संचालन किया। कोई भी सप्ताह मनाते हैं उनका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब रहता है जैसे उपभोक्ता मंत्रालय है वो टाइम पे ये जो शुद्ध के लिए चिकित्सा विभाग है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है या ऐसा चलता है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों में जो चीज है, अब वन्य जीव सप्ताह है तो वन्य जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मेन उद्देश्य इनका ये होता है। तो ये अपना 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू होगा, शुरू होगा। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर राज्य सरकार द्वारा गुंजन गर्ग और विकास काबरा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन हेतु हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों ने, जो गुंजन गर्ग साहब है और विकास काबरा जी है, इन्होंने किस क्षेत्र में ऐसा कार्य किया, ऐसा उत्कृष्ट लेखन किया कि राज्य सरकार द्वारा हिंदी सेवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो वो शिक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता, चिकित्सा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा क्षेत्र में। आप याद रखना, गुंजन गर्ग और विकास काबरा जी, इनको राज्य सरकार ने हिंदी सेवा पुरस्कार दिया चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में हो रही है, सबने पेपर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, संघाई सहयोग संगठन SCO बोलते हैं जिनको, उसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है संघाई सहयोग संगठन का। तो कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, रूस या भारत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उज्बेकिस्तान। SCO का अभी मीटिंग चली थी और उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आते कौन से संगठन है, ब्रिक्स का हाल ही में हुआ था, सम्मेलन हुआ था, है ना, तो वो कहाँ हुआ था, SCO का कहाँ चल रहा है, ये सब हमको ध्यान में रखना है। यह सम्मेलन सितंबर में उज्बेकिस्तान की आयोजित किया जाएगा, क्या हो गया है 2023 में भारत इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। भाई ये याद रखना आप, इस वजह से SCO इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो 2022 की मीटिंग हुई है वो हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और 2023 की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा, याद रखना आप। ठीक है, अब है क्या SCO देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, इसका गठन 2001 में किया गया था। कब? 2001 में। वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं दोस्तों? 8 सदस्य है, याद रखना। अब मैं याद करवाती हूँ कौन कौन से। रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये 8 सदस्य जो संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में मेंबर हैं। और 4 देश है जो पर्यवेक्षक का दर्जा है, जिनको कौन कौन से? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया। ये याद रहे तो आपके ठीक है, नहीं रहे बट आपको ये याद रखना बिल्कुल है। जो छोटे संगठन होते हैं जैसे ब्रिक्स जैसे संगठन हो गए या संघाई सहयोग संगठन, जिनका भारत एक बहुत सदस्य है जिनका, तो आप उनके जो 8 या 7 की संख्या, 5 की संख्या, ऐसा उनके सारे मेंबर याद कर लिया करो। क्योंकि कभी भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन है उसका सदस्य नहीं है। तो हमें 8 सदस्य है वो हमको बिल्कुल ऐसे याद रहना चाहिए कि हाँ 8 सदस्य ये है। अब इसमें ये बोल दे आपको कि तुर्कमेनिस्तान, अब ये बोल दे संघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको बता दें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। 8 है। पर्यवेक्षक याद रहे तो याद रख लेना, ना रहे तो कोई जरूरी नहीं। इनका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये भी आगे जाकर SCO है उसके मेंबर बने। ठीक है, अगला सवाल है अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान निम्न में कौन सा रहा है। यह जल संरक्षण से संबंधित है, भारत सरकार की योजना है अमृत सरोवर योजना। इसका क्रियान्वयन किया उसमें सबसे
कौन सा स्थान है राजस्थान का जो उसको प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? याद कर लो दोस्तों, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में अगर देखें राजस्थान राज्य की रैंकिंग देखें तो वो रही है चौथी। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है अमृत सरोवर योजना। इसके क्रियान्वयन में यूपी है वो पहले स्थान पर रहा है और राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। इस योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। अमृत सरोवर योजना, तो ये योजना है ना, पहल योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? नीति आयोग द्वारा कोई रैंकिंग जारी हुई उसमें राजस्थान का क्या स्थान रहा? हमेशा कोई भी लिस्ट देखो तो उस लिस्ट को ये देखा करो आप, पहला स्थान किसका है, नंबर 1 तो वो देखो, क्योंकि हम राजस्थान का पेपर दे रहे हैं तो उसमें कोई भी रैंक है उसमें ये देखना जरूरी है कि इसमें राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है। या अमृत सरोवर योजना इसमें पहला स्थान हमने देख लिया कि यूपी का है, अब राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो वो चौथा स्थान है अपना राजस्थान का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपको कोई भी रैंक में। अगला क्या है, 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक निम्न में से कौन सा है भाई? 5 लाख करोड़ की मार्केटिंग जिसकी कैपिंग होगी वो कौन है? HDFC, SBI, ICICI या PNB? इसका राइट आंसर है दोस्तों SBI। कई बार इकोनॉमिक्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े भारतीय सरकारी बैंक है जो वो 5 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गया है और होने वाला कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी HDFC बैंक और जो ICICI बैंक है, निजी क्षेत्र के दोनों बैंक हैं, वो ये उपलब्धि है उसको हासिल कर चुकी है। अगला क्या सवाल है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 2 दिसंबर या 5 जून? इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। याद रखना, भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, जिसको हिंदी में इंजीनियर को क्या बोलते हैं? अभियंता दिवस। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है साहब, उनकी जन्म तिथि को यह दिवस मनाया जाता है। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया था। अब मैं बताऊं, ये हो सकता है प्री में कभी ना आए आपके, कब? 15 सितंबर इंजीनियर्स डे आने को हो सकता है आ भी जाए, पर आपको इंजीनियर्स डे इस वजह से याद रखना जरूरी है कि जो अपना मेंस का सेकंड पेपर है उसमें है वैज्ञानिकों का योगदान, भारत के विज्ञान क्षेत्र में अपना जो प्रमुख वैज्ञानिक है उनका योगदान। आपकी बार जो मेंस हुआ उसमें 2 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स के कई वैज्ञानिक थे वो पूछे थे, इसमें एक थे ये विश्वेश्वरैया साहब, जिनकी याद में ये क्या मनाया जाता है, इनके याद में ये मनाया जाता है ना, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो 15 सितंबर। अब वहाँ लिख रही थी तो मेरे भी ये प्रॉब्लम आई कि मैंने इनका पूरा लिख दिया कि इन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया था, इस वजह से भारत में इनकी याद में, इनकी जन्म तिथि की भी याद में हम क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं। पर मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद आ रही थी कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मुझे ये याद होता कि इसी वजह से 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं तो वो हो सकता है एक्स्ट्रा होने को नाम ही असर डाले और हो सकता है मेरे को उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी बन जाए। तो ये जो डेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में अवेयर रहना है कि 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। ठीक है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने मजमुल बहरीन ऐतिहासिक पुस्तक के अरबी संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्न में किसके द्वारा लिखित है? महमूद शाह, दारा शिकोह, कुतुब शाह या साहिब फैजन? तो इसका राइट आंसर है दारा शिकोह। अब मजमुल बहरीन है, आप ये सोचो करंट में ये बुक क्यों आ गई? पहली बात तो कि आपका हिस्ट्री का है, प्रीलिम्स ऐसी है जिसमें आपकी ये पूरी इंडियन हिस्ट्री एंड आपका मिडाइवल हिस्ट्री है। तो मिडाइवल में हमको पता है कि अगर मुगल काल है तो उसमें मुगल का जो ये दारा शिकोह है ये मुगल शासक था। अब इसने मजमुल बहरीन नामक पुस्तक लिखी, पर वो तो हो सकता है हम फिर भी स्किप कर दें, याद ना रखें, पर यहाँ हमको अब इस पे ध्यान देना सख्त जरूरी है क्योंकि मजमुल बहरीन नाम की जो पुस्तक है उसका अरबी संस्करण है, उसका विमोचन उपराष्ट्रपति महोदय ने किया है। अब अगर ये बात आ गई तो इसका मतलब ये तो करंट का टॉपिक भी बन गया, करंट की बात हो गई। तो वो याद रखना जरूरी है कि मजमुल बहरीन है वो उसका अरबी संस्करण हुआ। अरबी किसने लिखी ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि अरबी जो इसका अनुवाद है वो किसने किया है या अरबी संस्करण है उसका विमोचन हुआ, उसके लेखक कौन है। हमको मूल पुस्तक है वो याद रखनी है कि मजमुल बहरीन चर्चा में रही क्योंकि उसका अरबी संस्करण का भी विमोचन हुआ। तो इनके लेखक कौन है? मजमुल बहरीन के लेखक कौन है? दारा शिकोह है, याद रखना। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस निम्न में कब मनाया जाता है? सितंबर में इतने सारे दिवस आते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस, फिर अपना आ गया इंजीनियर्स डे, फिर आ गया विश्व ओजोन दिवस। 5 जून नहीं, पर्यावरण दिवस 7 सितंबर, 16 सितंबर,
25 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। ये तो पक्का याद कर लो, ये आ सकता है कभी भी कि 16 सितंबर को अपना ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14, 15, 16 3 कंटिन्यू कर लिए हमने। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और अपना 16 सितंबर क्या हो गया, विश्व ओजोन दिवस। क्योंकि इकोनो वो टॉपिक है अपना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला टॉपिक, अपने मेंस में भी है, अपने प्रीलिम्स में भी है, तो हमको साथ साथ में इनको लेकर चलना होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो ओजोन में हो रहे क्षरण है उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना और संरक्षण के लिए संभावित जो उपाय है उनकी खोज करना है। ओजोन गैस सबको पता नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ, समताप मंडल में पाई जाती है। सिंपल सा सवाल आपका ये भी आ सकता है कि ओजोन दिवस निम्न में से कहाँ है, तो वायुमंडल कौन से हिस्से में, समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में कहाँ, तो हमें पता है समताप मंडल में पाई जाती है। यह वायुमंडल में ओजोन जो है उसका 90% है वो यहीं पाया जाता है। यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं जो यूवी किरणें हैं उससे बचाती हैं, पर धीरे धीरे ये जो लेयर है ये अपने जो पोल्यूशन है उससे टूट रही है, तो इस वजह से इसका क्षरण हो रहा है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व ओजोन दिवस हम मना रहे हैं। 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में हुआ था दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की घोषणा करी। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कब से इसकी स्टार्ट हुई, पर ये याद रखना है, एक तो याद रखना कि निम्न में मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है कनाडा में हुआ था, इसका संबंध निम्न में किससे है, तो हम याद रखेंगे कि ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत है उसमें हो रहे जो क्षरण है उसके लिए कौन कौन सी उत्तरदायी गैसें हैं उनको रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो ये प्रोटोकॉल है, इसका संबंध ओजोन को संरक्षण से संबंधित है। हुआ कब था ये भी आप याद रखना, तो 1987 में हुआ था ये, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो भी पदार्थ है उसके उत्पादन को कम करो, ओजोन परत का संरक्षण सुनिश्चित करना है। विश्व जो ओजोन दिवस अभी 2022 मनाएगी उसकी थीम क्या थी, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ रखा गया था। आपको ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि ओजोन पर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है, तो 90% जो भी वायुमंडल में ओजोन है उसका 90% समताप मंडल में पाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका संबंध किससे है, तो ओजोन परत जो है उसके संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ था ये, 1987 में हुआ था, ये याद रखना। अगला सवाल है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला निम्न में कौन सी है, पहली भारत की होगी, ये क्या लिखा है, मेडल जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला है ये निम्न में से कौन है, गीता फोगाट, बबीता, विनेश या कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होती है उसमें 2 मेडल अगर किसी ने जीते हैं तो वो है अपनी विनेश फोगाट ने जीते हैं। ये खेल खिलाड़ी से संबंधित है, आ सकता है। विनेश फोगाट है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सितंबर 2022 में अभी हुआ था, सर्बिया के बेलग्राड में 53 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, उसके बाद ये उपलब्धि हासिल की है। और राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 की, उसमें स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा जो यूरोपियन चैंपियन थी स्वीडन की इमा, उसको पराजित किया था। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये याद रखो जीता जरूर कांस्य पदक है। विश्व जो अपना चैंपियनशिप हुई थी कुश्ती चैंपियनशिप, पर उसमें 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला अगर कहते हैं कौन है तो वो है अपनी विनेश फोगाट। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 है उसमें स्वर्ण पदक विजेता है ये। अगला है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से दुनिया का सबसे तेज और भूमि स्तनपायी जीव जो चीता है निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ये मैं सवाल पहले करवा चुकी हूँ, अभी आपका रिपीट हो जाए क्योंकि 17 सितंबर को भी चीता लाया गया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान राजस्थान, पेंच या संजय। तो सबको पता है, पेपर सब देखते हैं, तो वह कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश, उसमें चीते लाए गए। और कहाँ से, एशियन चीते होते हैं एक होता है अफ्रीकन चीता। एशियन चीता है वो ईरान में पाए जाते हैं और अफ्रीकन चीते हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अब अपने जो चीता लाया गया है वो किसके साथ हुए एग्रीमेंट, नामीबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ से अपन लाए हैं। और यहाँ कहाँ, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ इनको बसाया गया है।
भारत में देखें तो 1952 से चीतों को विलुप्त घोषित किया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा चीता पुनर्वास योजना ही इसके तहत नामीबिया से अफ्रीकी चीता भारत लाया गया। विश्व में अफ्रीकी रेशे चीते पाए जाते हैं। ऐसे चीता हम बात कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। क्लियर। अगला सवाल क्या है, संघाई सहयोग संगठन वापस से आ गया, जिनकी अभी समरकंद में बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान में, तो उसमें सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। इसमें 1 साल के लिए सांस्कृतिक राजधानी बनाती है, जिसके तहत ये होता है कि उस जो भी अपने देश है, 8 देश है, उसमें किसी भी देश का एक स्थान है उसको कल्चरल जो कैपिटल बना देते हैं। फिर वहाँ पूरे साल क्या है, अगले साल तक जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो चलते हैं। तो अब की बार बनाया गया सांस्कृतिक राजधानी अपना फतेहपुर सीकरी, हम्पी या वाराणसी, हैदराबाद, वाराणसी को बनाया गया है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, ये भी आपके सवाल आ सकता है। तो इसके तहत वाराणसी में पूरे साल सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगला है, राज्य की पहली एमएसएमई नीति वही कब जारी की गई? ये तो पक्का सवाल याद कर लेना। राज्य की हमेशा ट्रेंड देखना, आप पीछे आरपीसी का ट्रेंड देखोगे आपको पता चला राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई, राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, है ना। सिल्कोसिस नीति निम्न में से कब जारी की गई? यहाँ तो आपको सुमेलित करना आएगा, यहाँ हो सकता है वन लाइनर जैसे यहाँ सवाल बनाए वैसे मिल जाए। तो राज्य की पहली एमएसएमई नीति कब जारी की? 2019, 20, 21 या 22? याद कर लो दोस्तों, 2022 में जारी की है। अब हम याद करिए, याद रह रहा है, पर एग्जाम तक हमको अगर 2023 में एग्जाम हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में राज्य की पहली एमएसएमई नीति जारी की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उस व्यवसाय को ही एमएसएमई कहा जाता है जिसका निवेश प्लांट और मशीनरी में कितना हुआ है? 10 करोड़ रुपए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें तो वहाँ 10 करोड़ तक का निवेश हुआ है, से कम होगा। और सर्विस सेक्टर में देखें तो 5 करोड़ रुपए से कम का जिसमें निवेश होगा वो आपका एमएसएमई जो व्यवसाय है वो माना जाएगा। ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार ने एमएसएमई दिवस, याद रखना ये भी एक सवाल है, इस को जो एमएसएमई दिवस है इस दिवस पर जो अपनी एमएसएमई नीति है 2022 इसको लॉन्च किया है। अब आपके एक सवाल ये भी आ सकता है कि राजस्थान में एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब एमएसएमई नीति के तहत क्या क्या प्रावधान के क्या क्या लक्ष्य रखे गए वो हम मेंस के लिए पढ़ेंगे, वो आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा। अब राज्य में छोटे उद्यमियों और ग्रामीणों शहरी इलाकों में हथकरघा कामगारों बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भाई पहली हथकरघा नीति भी जारी की है। ये कब जारी की गई? हैंडीक्राफ्ट नीति इंग्लिश में बोलो तो 2019, 20, 21 या 22? तो दोस्तों 2022 में ही अपनी हैंडीक्राफ्ट नीति जारी की गई है जो राज्य की पहली हैंडीक्राफ्ट नीति है। अब आपको याद ये रखना है 2023 में आपका प्रीलिम्स होना है। ठीक है। तो आप याद रखना राज्य की पहली एमएसएमई नीति 2022 और राज्य की पहली हैंडीक्राफ्ट नीति है वो भी कब? 2022। अगर आपको तारीख याद रखनी है तो याद रखना 17 सितंबर, क्योंकि सबको पता रहता है, नहीं पता है तो आज आप जान लो इस बात को कि राज्य में 17 सितंबर को एमएसएमई डे मनाया जाता है। ठीक है। इसके अवसर पर राज्य सरकार ने 2 नीतियां जारी की हैं, पहली अपनी एमएसएमई नीति, दूसरी अपनी हैंडीक्राफ्ट या हथकरघा नीति। ठीक है। अगला सवाल क्या, निम्न में कहां से राजस्थान के कृषकों को आर्थिक स्थिति, कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्नत खेती प्रोत्साहन योजना शुरू की है? देखो, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है कि जो उन्नत खेती प्रोत्साहन योजना है उसकी शुरुआत, ये एक नवीन पहल है, ये राजसमंद से शुरू की है। उन्नत खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसको? फलदार पौधारोपण और जो मनरेगा के तहत इसके माध्यम से जो फलदार पौधे हैं अपने उसको वितरित किया जाएगा, यानी बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्नत खेती प्रोत्साहन योजना कहाँ से शुरू की गई है? राजसमंद से। उसके तहत जो फलदार पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक किसान है उसको 30 पौधे मनरेगा बजट है उसके प्रावधान के तहत दिए जाएंगे। ठीक है। उन्नत खेती प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत फलदार जो पौधे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रत्येक किसान है उसको 30 पौधे दिए जाएंगे। हाल ही में कहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर। याद रखना जोधपुर।
जोधपुर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब अगला पीईकेबी कोयला खदान निम्न में कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल या आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में पीईकेबी अपनी कोयला खदान है वो है। छत्तीसगढ़ की जो ये पीईकेबी खदान है, कोयला खदान है, उससे राज्य सरकार को जो कोयला आता है, राज्य यानी राजस्थान को बाहर से जितना कोयला आता है वो इस पीईकेबी खदान से लगभग 40% वहाँ से आपूर्ति होती है। वर्तमान में वहाँ क्या है, कोयला इतना ज़्यादा खनन हो गया उसका कि स्थानीय लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। इस वजह से कोयला है उसका खनन नहीं हो पा रहा, तो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इवन भारत सरकार ने जो रेल मार्ग या फिर समुद्री मार्ग उसके थ्रू अन्य स्थानों से कोयला है, जो महानदी फील्ड है वहाँ से कोयला आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने की ट्राई कर रही है। पर वर्तमान में जो आप देख रही होंगे ना, दिन में जो 2 घंटे 3 घंटे अपनी बिजली कट हो रही है, उसकी वजह यही है क्योंकि आपूर्ति, कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये खान है, ये चर्चा में रही है। वैसे पीईकेबी कोयला खदान है छत्तीसगढ़ में, पर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर किस पर आ रहा है? राजस्थान पर भी आ रहा है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा। वर्तमान से यहाँ चल रहे आंदोलन से राज्य में कोयला की जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से बाधित हो रखी है। सियाचिन ग्लेशियर, अगला सवाल और लास्ट सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर निम्न में से कहाँ स्थित है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। याद रखना दोस्तों, लद्दाख में है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हाल ही में सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा है उसकी शुरुआत की गई है, तो ये चर्चा में आ गया सियाचिन ग्लेशियर। और एग्जाम में कौन क्या चीज़ आती है, यहाँ तो चर्चा में रहता है किसी भी वजह से रहा, अभी इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई है तो सियाचिन ग्लेशियर चर्चा में आ गया, तो आप इसको ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली वीक फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। जब तक आप इन क्लासों को बार बार रिपीट पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।